नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अलाइनमेंट और मैनिफेस्टेशन के बारे में कि अलाइनमेंट क्या होती है और कैसे अलाइनमेंट से ही सब कुछ मैनिफेस्ट होता है। अलाइनमेंट के बाहर कुछ नहीं होता। अलाइनमेंट वर्ड का अगर आप मीनिंग देखोगे ना तो अलाइनमेंट वर्ड का मीनिंग होता है तालमेल होना। यानी आप किसी चीज़ को डिज़ायर करते हो कि ये चीज़ है और ये इंसान है, इसे मुझे अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना है। अब वो डिज़ायर तो आपकी वो चीज़ हो गई या वो पर्सन हो गया, लेकिन उससे रिलेटेड आपके जो थॉट्स हैं, जो बिलीव्स है, वो एक्चुअल में डिसाइड करते हैं कि आप अलाइंड हो उस जगह पे या आप रेजिस्टेंस में हो उस जगह पे। आप किसी पर्सन को डिज़ायर तो करते हो, लेकिन आपको ये बिलीव होता है या आप ये फील करते हो कि नहीं, आप उसके लायक नहीं हो, या वो आपसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, आपका उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, या वो पर्सन कभी भी आपके साथ नहीं रहना चाहेंगे। तो ऐसे में क्या है कि आपकी डिज़ायर है प्योर पॉजिटिव एनर्जी वाली, और दूसरी तरफ आप रेजिस्ट कर रहे हो इन थॉट्स को लेकर के। यानी रेजिस्ट करना मतलब अपने डिज़ायर के अपोजिट सोचना, और अलाइनमेंट का मतलब होता है अपने डिज़ायर के हित में सोचना। तो इस तरीके से जब आप समझ गए कि आपकी डिज़ायर है उस इंसान को या उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना, लेकिन आपका बिलीफ है कि आप उसके काबिल नहीं हो, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, आप उस इंसान को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, वहीं पे अलाइनमेंट क्या होगी? अलाइनमेंट ये होगी कि उस पर्सन को इस तरीके से देखना या उस डिज़ायर को इस तरीके से देखना कि यूनिवर्स ने अगर मुझे ये डिज़ायर दी है तो इसे पूरी करने की पूरी क्षमता भी दी है। अगर मैं इस चीज़ को डिज़ायर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो मैनिफेस्ट भी कर सकता हूँ। या फिर इसको पॉजिटिव एफर्मेशंस के वे में देखेंगे कि ये चीज़ मुझे मिल चुकी है, मैं इस इंसान के साथ अब रिलेशनशिप में हूँ, मैं इस इंसान के साथ अब खुश हूँ, मुझे ये चीज़ अब मिल चुकी है। मतलब यहाँ पर आप देखोगे अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस के बीच का डिफरेंस बस इतना ही है कि अलाइनमेंट में जब आप होते हो तो आप चीज़ों को अपोज नहीं करते, आप अपने डिज़ायर के अपोजिट बात नहीं करते। और जब आप अपनी रेजिस्टेंस में होते हो तो रेजिस्टेंस में क्या होता है कि आप अपने डिज़ायर के फेवर में बात नहीं करते, आप हमेशा ऐसे ही थॉट्स और सेंटेंसेस रिपीट करते हो जो आपको आपकी डिज़ायर से और दूर ले जाते हैं। क्योंकि आप जिस भी चीज़ पे फोकस करोगे यूनिवर्स उस चीज़ को आपकी रियलिटी बना देता है। अब आपका फोकस अगर इस बात पे है कि ये चीज़ मुझे नहीं मिल सकती, तो वो डेफिनेटली आपको नहीं मिलेगी। अगर आप ये बिलीव करोगे या ये थॉट्स रखोगे कि नहीं मुझे वो चीज़ मिल सकती है, तो वो डेफिनेटली आपको मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ कहने में सिर्फ शब्द हैं, और ये शब्द आपको कुछ नहीं सिखाते, आपके एक्सपीरियंस आपको सिखाते हैं। तो ये शब्द जब आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो तभी आपकी रियलिटी बनते हैं। क्योंकि जब कोई डिज़ायर आती है तो डिज़ायर आती है, इसका मतलब है कि वो डिज़ायर अभी आपकी लाइफ में रियलिटी में नहीं बनी है। तो रियलिटी में नहीं बनी है, उसकी 3D अगर आप देखोगे तो वो चीज़ आपकी लाइफ में से मिसिंग होगी। यानी आप गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो क्योंकि अभी आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो क्योंकि अभी वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है। या कोई भी डिज़ायर आपकी लाइफ में आएगी, वो डिज़ायर आपकी लाइफ में रियलिटी में नहीं होगी, 3D में नहीं होगी। और इस जगह पे आपका काम क्या होगा? 3D में रहते हुए, उसी 3D में रहते हुए जहाँ पर आपकी डिज़ायर एग्जिस्ट नहीं करती, वहीं पर अपने थॉट्स को इस तरीके से आप अलाइन करोगे जहाँ पर आपको लगने लगे कि ये चीज़ मेरी हो चुकी है, ये इंसान मेरा हो चुका है, या ये चीज़ मैं पा लूँगा, या ये इस इंसान को मैं मैनिफेस्ट कर लूँगा। अब बस आपका काम इतना ही होता है। 3D रियलिटी आपको हमेशा वैसी ही दिखेगी जैसी वो है। आपको उससे भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको उससे बचने की ज़रूरत नहीं है। वो रियलिटी है, वो रियलिटी को आप चेंज कर सकते हो। अब उसको चेंज करने के लिए आपको अपने थॉट्स को चेंज करना है। अब थॉट्स को चेंज करने के लिए बाकी सारे प्रोसेसेस होते हैं। अब उस प्रोसेस में एक होता है मेडिटेशन, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, स्क्रिप्टिंग, एफर्मेशंस, रोबोटिक एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, सब्लिमिनल, और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। अब इस जगह पर आपको दो तरीके से काम करना होता है। एक तो आपकी ओवरऑल अलाइनमेंट होती है और एक आपकी डिज़ायर की अलाइनमेंट होती है। अब इसके बीच का डिफरेंस क्या होता है? ओवरऑल अलाइनमेंट जो होती है वो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, एक तरीके से कह सकते हो कि कई लोगों को यही विश्वास नहीं होता कि वो कर पाते हैं या वो कर सकते हैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट, या उनके लिए ये चीज़ पॉसिबल है। क्योंकि कई लोग अपनी लाइफ में इतनी रेजिस्टेंस ऐड कर लेते हैं कि एट द एंड उनको ऐसा लगने लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता उनकी लाइफ में। तो ऐसी सिचुएशन में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है मैनिफेस्ट करना डायरेक्टली। तो इसीलिए सबसे पहले इस जगह पे अलाइनमेंट पे ही वर्क किया जाता है। और जब आपके इस तरीके के थॉट्स होते हैं ना, तो इस तरीके के थॉट्स में से कुछ पॉजिटिव भी आप जल्दी नहीं निकाल पाते हो, तो ऐसे टाइम में आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब इसको मैं आपको ना एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ मेरे क्लाइंट्स के हिसाब से। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आज तक आए हैं, जिनमें से कुछ क्लाइंट्स ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस में हुआ करते थे जब वो मेरे पास आए थे पहली बार। उनके अंदर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा थी कि मैं उनको पुश नहीं कर सकता था पॉजिटिविटी की तरफ। उनको अपनी डिज़ायर्स तो मैनिफेस्ट करनी थी, लेकिन मुझे पता था डिज़ायर्स तो मैनिफेस्ट करना पॉसिबल होता है, लेकिन इस वाइब्रेशन में कभी भी नहीं पॉसिबल होता, क्योंकि वहाँ पर इंसान अपनी हिम्मत पूरी तरह से हार जाता है। तो वहाँ पर पहले उसको उस बैलेंस में लाना पड़ता है जहाँ पर एटलीस्ट वो इतना तो समझ सके कि हाँ, वो जो चीज़ चाहता है या चाहती है उसको मैनिफेस्ट कर सकता है।
या एक बेटर लाइफ जी सकता है। और कई बार ऐसा होता है ना कि जब कोई पर्सन मेरे पास आता है तो वो हर जगह से हो चुका होता है, यानी हर एक कोचेस के पास जा चुका होता है, सारी चीज़ें ट्राई कर चुका होता है। तो अगर मैं उस पर्सन को और ज़्यादा प्रोसेसेस दे दूँ तो वो पर्सन और ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा, अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाएगा, अपनी लाइफ से भी हारने लगेगा। तो ऐसी जगह पे, ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ, उस पर्सन को हमेशा मेडिटेशन के लिए इनकरेज करता हूँ, ये कहते हुए कि एक बार को अपने डिज़ायर को थोड़ा साइड रखो, सबसे पहले अपने बारे में सोचो। अगर आप अपनी लाइफ में खुश रहोगे या आप अपने आप में हेल्दी रहोगे, आप अपने आप में ट्रस्ट करोगे, तो आप सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लोगे। लेकिन अगर आप इसी वाइब्रेशन में घूमते रहोगे तो आप जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी अच्छा है वो भी कहीं ना कहीं खोता चला जाएगा। और फिर सामने से यही आंसर आता है कि हाँ हो भी रहा है, यही चीज़ हो रही है मेरी लाइफ में। तो फिर मैं उनको यही कहता हूँ कि हाँ अब आपको मेडिटेशन करना है। जब वो मेडिटेशन में रेडी हो जाते हैं या कंसिस्टेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो मैं उनकी सिचुएशन के हिसाब से फिर देखता हूँ, तब मैं आगे जा करके उनको प्रोसेस देता हूँ कि अब हाँ अब आप मैनिफेस्टेशन की कगार पे हो, अब आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो इस जगह पे। या फिर मैं उनको बोलता हूँ 1 महीना आप मेडिटेशन कर लो, नेक्स्ट मंथ में भले आप फिर सब्लिमिनल बनवा लेना या फिर आप चैनल वाला सब्लिमिनल सुन लेना, या उससे भी बेटर होगा कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना। क्योंकि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में रहा है या रही है, अगर आपका उससे डिस्कनेक्शन हो जाता है, आपका नो कॉन्टैक्ट हो जाता है उस जगह पे, तो समझना इस जगह पे ये है कि आपने उस पर्सन में उसकी अच्छाई से ज़्यादा उसकी बुराई देखी, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट से ज़्यादा उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखा और कंटिन्यू उसी चीज़ को आप देखते रहे। उसकी वजह से जिस तरीके से आपने कनेक्शन वो बनाया था पहले पॉजिटिविटी देख करके, आपने कनेक्शन को ब्रेक भी कर लिया। अब इस सिचुएशन में आप पॉजिटिव नहीं सोच सकते, आप उस पर्सन के बारे में पॉजिटिव नहीं सोच सकते, क्योंकि चीज़ें जिस तरीके से बिगड़ी है वहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पॉजिटिविटी कैसे है यहाँ पे। तो वहाँ पर जब मैं सजेस्ट करता हूँ किसी को कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखो, क्योंकि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट है, यानी एक ही इंसान है, उसमें अच्छाई भी है उसमें बुराई भी है। दोनों में दोनों ही चीज़ें होती है, कोई भी पूरी तरह से अच्छा नहीं है, कोई भी पूरी तरह से बुरा नहीं है। इसीलिए ये भी कहते हैं कि कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता, आपके सब्जेक्ट होते हैं या आपका देखने का नज़रिया होता है। आप जिस तरीके से देखते हो सामने वाला उस तरीके से आपके लिए हो जाता है। तो जब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने स्टार्ट होते हैं और कोई पर्सन अगर उसको लिखना स्टार्ट करता है तो उसका जो मोमेंटम होता है कि उस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया या वैसा किया, वो चेंज होकर के एक पॉजिटिव मोमेंटम में आना स्टार्ट होता है कि वो पर्सन इतना भी बुरा नहीं है, या जिस सिचुएशन में मैं था या मैं थी उस जगह पे यही होना था, क्योंकि मेरे थॉट्स ऐसे थे, मेरी फीलिंग्स ऐसी थी, उसकी वजह से ये चीज़ मैनिफेस्ट हुई। अब मेरे पास कंट्रोल है, मैं समझ चुका हूँ इसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वो चेंज आता है। तो यहीं पर अगर आप देखोगे तो ये सिस्टमेटिकली वाइज चीज़ें जाती है। तो सबसे पहले उस पर्सन के लिए ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती है जो बहुत ज़्यादा डाउन पॉइंट पे होते हैं। वो पहले मेडिटेशन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जब उनका डाउन पॉइंट होता है लाइफ का, वहाँ पे पॉजिटिव सोच नहीं पाते वो। तो पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे, कोई ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव सोचना, बस नेगेटिविटी को आप रिलीज़ कर लो, आप एक ऑटोमेटिकली पॉजिटिव इंसान हो। क्योंकि हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। या तो आप नेगेटिविटी में हो या तो आप पॉजिटिविटी में हो। अगर आप पॉजिटिविटी में रहना चाहते हो लेकिन पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो तो आप नेगेटिविटी को हटा दो। जब आप नेगेटिविटी को हटा दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर पॉजिटिविटी ही बचेगी। तो जब आप मेडिटेशन करते हो और ब्रीदिंग पे फोकस करते हो तो आपके थॉट्स रुकते हैं, आपका मोमेंटम रुकता है, नेगेटिविटी रुकती है। और ये एक दिन के मेडिटेशन से नहीं होता है, आपको कंटिन्यू मेडिटेशन करना पड़ता है। ये बिना पूछे कि इसको कितने दिन तक करना है, क्योंकि हो सकता है आपको इसको लाइफ टाइम करना पड़े, या हो सकता है एक टाइम बाद आप करके आप खुद इसको छोड़ दो जब आपको लगे कि इसकी ज़रूरत नहीं है अब। तो जब भी कोई आप प्रोसेस स्टार्ट करो तो ये मत पूछो, एटलीस्ट आप मुझसे तो मत पूछो ये चीज़ कि कितने दिन करनी है, क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है। क्योंकि मैं चीज़ों को पिछले 2 साल से 3 साल से इस तरीके से लंबे समय से मैं करता आ रहा हूँ चीज़ों को। और कोई आकर के जब मुझे बोलता है कि मैं 1 हफ्ते से मेडिटेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी लाइफ में बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा है, तो उस जगह पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। क्योंकि चीज़ें हमेशा आपकी लाइफ में एक जैसी नहीं रहती है। आप हमेशा चेंज हो रहे हो, आप हमेशा बेटर हो रहे हो, या फिर आप हमेशा वर्स्ट में जा रहे हो, यानी खराब में जा रहे हो। या तो आप अच्छा अपनी लाइफ को कर रहे हो या तो खराब आप अपनी लाइफ को कर रहे हो। तब एक साइड तो मैंने आपको समझा दिया कि इस सिचुएशन में आप हो। दूसरी साइड आप समझ लो मेरे जैसा इंसान है जिसने 1.5-2 साल या 2.5 साल मेडिटेशन किया हुआ है। अब उसके बाद अगर मेरी लाइफ में कोई चीज़ होती है या कोई कॉन्ट्रास्ट बहुत बड़ा आता है तो और उस जगह पर अगर मैं हेल्पलेस फील करने लगता हूँ, जो कि होता भी है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, तो वैसे टाइम पे मुझे मेरी इनर बीइंग हमेशा गाइड कर देती है। क्योंकि उस जगह पर बैठ करके मुझे मेडिटेट करने की उतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैंने मेडिटेशन को कंटिन्यू इतना टाइम रखा है कि मैं अपने इनर बीइंग को समझ सकता हूँ, अपनी डिज़ायर्स को समझ सकता हूँ,
अगर इस जगह पे कोई प्रोसेस चेंज होना होता है और कौन सा प्रोसेस ऐड होना होता है तो वो भी मैं समझ सकता हूँ। तो इस जगह पे मेरे लिए ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता कि मैं अलाइनमेंट पे कंटिन्यूसली वर्क करूँ, बल्कि ये हो जाता है कि मैं स्पेसिफिक डिज़ायर पे अपने अलाइनमेंट पे वर्क करूँ। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक तरफ आपकी ओवरऑल अलाइनमेंट है जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो, और दूसरी तरफ आपका डिज़ायर का अलाइनमेंट है। जैसे हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो, बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले इंसान हो, लेकिन आपका ये थॉट हमेशा रहता हो कि मैं पैसे तो बहुत कमाता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे कभी टिकते नहीं है। अब ऐसा है कि आप पैसे भी कमा रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश भी हो, बहुत हैप्पी भी हो, बहुत पॉजिटिव भी हो, लेकिन पैसा आपके पास टिकता नहीं है। तो ना टिकने का रीज़न क्या है? ये रेपुटेशन है कि आप हमेशा इस बात पे बिलीव करते हो, इसी बात को रिपीट करते हो, इसी बात को मानते हो कि पैसा मेरे पास टिकता नहीं है, या मैं किसी को दे दूँ तो वो वापस नहीं करते। या फिर हेल्थ को लेकर के हो सकता है कि सब कुछ हो जाता है, सिर्फ अपनी बॉडी को हम नहीं समझ पाते, या अपनी बॉडी को चेंज नहीं कर पाते, या सब कुछ हो जाता है सिर्फ अपने एसपी को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर समझने की बारी ये आती है कि हाँ, आप ओवरऑल अलाइनमेंट में हो, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत बुरा है। बस कुछ स्पेसिफिक बिलीव्स है इस जगह पे जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज का काम कर रहे हैं, और इस ब्लॉकेज को आप रेजिस्टेंस कह सकते हो। आपका काम है इस ब्लॉकेज को रिमूव करना, और ये एफर्मेशंस या रोबोटिक एफर्मेशन से बहुत आसानी से हो जाता है। और रोबोटिक एफर्मेशन भी अगर आप देखोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती चीज़ों को। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आपको पता है कि आप क्या चाहते हो। अगर आप ये जानते हो ना, तो आपका माइंड भी जानता है कि आप क्या चाहते हो। जैसे अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर इस चीज़ को देखो, आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप एक एफर्मेशन यूज़ कर सकते हो, आई एम अ मनी मैग्नेट। अब इस जगह पर जब आप ये एफर्मेशन यूज़ करते हो कि आई एम अ मनी मैग्नेट, या मैं एक मनी का मैग्नेट हूँ, तो मनी का मैग्नेट होना, इसका मतलब आपका माइंड सेट समझता है, यानी आपका माइंड समझता है कि मनी मैग्नेट का मतलब क्या होता है। मनी मैग्नेट का मतलब वो होता है जो हमेशा अपनी तरफ पैसों को आकर्षित करते हैं, चाहे वो मनी इनकम सोर्स से हो, एक्सपेक्टेड सोर्स से हो, अनएक्सपेक्टेड सोर्स से हो, किसी को पैसा दिया हो उसने वापस किया हो, या कोई गिफ्ट्स के तौर पे हो सकता है कि आपका माइंड में इसका मीनिंग अलग हो। या फिर अगर आप किसी रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हो कि अगर आप बोलो कि मेरा रिलेशनशिप परफेक्ट है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये चीज़ जानता है कि एक परफेक्ट रिलेशनशिप कैसा होता है। तो इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्मेशंस को रिपीट करो, आप एक एफर्मेशन भी यूज़ करोगे, उसी को रोबोटिकली अगर आप एफर्म भी करोगे तो वो चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। और एफर्मेशंस भी रिपीट करना अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी बात नहीं होती, ईजी ही होता है, क्योंकि माइंड हमेशा सोच रहा है, आप कभी भी इसको बोलते रहो। स्टार्टिंग में अगर एफर्मेशन के हिसाब से मैं बोलूँ तो मैंने कैसे यूज़ किया है, एफर्मेशंस के लिए मैं हमेशा टाइम निकालता हूँ आजकल। जब मैं सुबह उठता हूँ, यानी जैसे मैं उठता हूँ अपने बेड पे ही होता हूँ, उसी वक्त मैं अपने एफर्मेशंस को रिपीट करता रहता हूँ। फिर उठ के जब मैं बैठता हूँ, फिर उस वक्त एफर्मेशंस को रिपीट कर रहा होता हूँ। और दिन में जब भी मेरे पास खाली टाइम होता है तब मैं बैठ के कुछ मिनट उसको रिपीट कर लेता हूँ। फिर रात को सोने समय भी जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो माइंड चल ही रहा होता है, तो उस वक्त भी मैं रिपीट करते करते सो जाता हूँ। जब आप ये करोगे और कुछ दिनों तक करोगे ना, और एक ही एफर्मेशन अगर आपके पास रहेगी या कम एफर्मेशंस आपके पास रहेंगी, तो आपके माइंड को याद रहेगा। फिर उस सब्जेक्ट को लेकर के जब आपका माइंड कुछ भी नेगेटिव थॉट क्रिएट करेगा या कुछ भी क्रिएट करेगा, आपके पास वो एफर्मेशन रेडी होगी उस वक्त। तो इस तरीके से आप अपने स्पेसिफिक बिलीव्स को चेंज कर पाते हो। जैसे मैंने 2 तरीके से आपको बता दिया कि आपको पहला वाला तरीका, पूरा अलाइनमेंट वाला तरीका, तब आप यूज़ करते हो जब आपको लगता है कि नहीं, आपके लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है, आपकी पूरी लाइफ ख़राब है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। वैसी सिचुएशन में आपको सबसे पहले अलाइनमेंट पे वर्क करना होता है। और दूसरी सिचुएशन में जहाँ पर अगर आप मेरी तरह के इंसान हो और सब कुछ आप कर रहे हो, लेकिन अचानक से कुछ कॉन्ट्रास्ट आपकी लाइफ में आते हैं, तो उस वक्त आप डिज़ायर स्पेसिफिक हो सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिज़ायर स्पेसिफिक भी अगर आप हो रहे हो ना, तो वो एक ब्लॉकेज है जिसको आप रिमूव कर रहे हो, जिसको रिमूव करने से आपकी अलाइनमेंट और ज़्यादा बेटर हो ही जाएगी। या फिर अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट पे ही वर्क करता है, उसको कोई मतलब नहीं कि दूसरी स्पेसिफिक डिज़ायर से, तो भी आप बहुत अच्छी जगह पे हो, तो भी आप इस चीज़ को कर सकते हो अपने हिसाब से। बस चाहे आप जो भी करो, करना आपको कंसिस्टेंसी के साथ होता है। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो तो सारी चीज़ें पॉसिबल है, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हो तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और कंसिस्टेंसी का मतलब है अगर आप अलाइनमेंट पे वर्क कर रहे हो, या फिर आप डिज़ायर स्पेसिफिक हो रहे हो, या दोनों कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो आपको उसको लगातार हमेशा करते जाना है। जैसे मेडिटेशन कर रहे हो तो करते ही जाओ हमेशा, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख रहे हो तो हमेशा लिखते रहो, एफर्मेशंस कर रहे हो तो हमेशा करते रहो। और इतना करो इस चीज़ को कि ये आपका सेकंड नेचर बन जाए, और फिर देखो आपकी डिज़ायर कैसे मैनिफेस्ट नहीं होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।